हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑन माय चैनल। मेरा नाम है ध्रुव और आप देख रहे हैं द लर्नर्स कम्युनिटी। आज की वीडियो में हम बात करेंगे 6 सेमेस्टर के हिस्ट्री सब्जेक्ट के बारे में, जो कि आता है आपका स्किल इन्हेंसमेंट कोर्स के अंतर्गत। बुक का नाम है भारत में रेडियो और सिनेमा का इतिहास। आज की वीडियो में हम यूनिट 4 के बारे में बात करेंगे, जिसका नाम है नेहरूवियान युग और उसके बाद के सामाजिक फिल्में। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपके, और बुक एक प्रकार से आपकी बुक का लास्ट यूनिट भी है, तो इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है आपके एग्जाम्स में। तो वीडियो को पूरा देखें, कहीं भी स्किप ना करें, काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है आपके लिए। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आता है स्वर्ण अर्धशतक, मतलब सोने का अर्धशतक एक प्रकार से आप कहें तो 1950 के बाद का जो दशक आप कह सकते हैं जो था, वो दशक था काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हिंदी सिनेमा के लिए। ठीक है, क्योंकि इसी दशक के अंतर्गत 1950 के बाद का जो समय था, उसमें काफ़ी सारी ऐसी फिल्में आई जो कि बहुत ही ज़्यादा प्रचलित हुई, ठीक है, फेमस हुई, और जिन्होंने भारत के सामाजिक लो, राजनीतिक लो, इन सब की व्यवस्था के बारे में बहुत कुछ हमें बताया। तो इनके बारे में देखें। बॉम्बे की हिंदी फिल्मों में 1950 के दशक को स्वर्णिम काल के रूप में स्वीकार किया जाता है। ठीक है, तो बॉम्बे में जो हिंदी फिल्मों का समय था, उसके 1950 का दशक, मतलब 1950 से 60 का जो समय था, इसको क्या माना गया? स्वर्णिम काल माना गया, मतलब सोने का काल माना गया। इस अवधि में राज कपूर, महबूब खान, गुरुदत्त और बिमिल रॉय ने अपनी पहचान बनाई। उन्होंने इस अवधि के कुछ सबसे मार्मिक फिल्मों के निर्देशक, अभिनेता, निर्माताओं के रूप में भी काम किया। ठीक है, तो 1950 और 60 का जो 1950 से 60 का जो समय था, इस समय के दौरान राज कपूर हो गए, महबूब खान हो गए, गुरुदत्त या बिमल रॉय हो गए, ये ऐसे लोग थे जिन्होंने अपनी जो पहचान है, अस्तित्व है, वो बहुत ही अच्छे प्रकार से बनाया। ठीक है, पहचान बहुत बड़े स्तर तक बनाई थी। इसी में कई आप कह सकते हैं कि कुछ लोग बहुत अच्छे अच्छे प्रोड्यूसर्स बने, कुछ लोग फिल्म स्टार बने, जो कि बहुत ही ज़्यादा फेमस हुए उस समय। प्रत्येक निर्देशक की कहानी कहने की एक विशिष्ट शैली थी, जिसे राष्ट्रवादी सामाजिक कहा गया। ठीक है, तो जितने भी निर्देशक या आप कह सकते हो जो डायरेक्टर प्रोड्यूसर्स थे, इनके कहानी कहने की, ठीक है, कहानी कहने की क्या थी? अपनी एक अलग शैली थी। हर व्यक्ति एक कहानी को अपने हिसाब से एक अलग प्रकार से बताता था। इस शैली में योगदान देने से पहले 1930 से 40 के दशक में ऐतिहासिक प्रक्रिया और परिवर्तन से अलग करके समझा नहीं जा सकता। ठीक है, तो 1940 30 से 40 का जो दशक था, उस दौरान आप कह सकते हैं कि उस समय भी लोग थे, कलाकार थे, परंतु उस समय इतनी ज़्यादा फिल्मों का विकास नहीं हो पाया जिस प्रकार वह 1950 के बाद, मतलब भारत की आज़ादी के बाद फिल्मों का विकास बहुत तेज़ी से हुआ। इनमें से प्रत्येक ने इस शैली में अपना योगदान दिया और मेलोड्रामा की प्रचुर खुराक से परिपूर्ण बनाया। ठीक है, तो क्या हुआ? 1950 के दशक के बाद ऐसी फिल्में बनी जो कि मेलोड्रामा से पूरी तरह से भरी हुई थी। ठीक है, लोगों को वो फिल्में बहुत ही ज़्यादा पसंद आई। उन फिल्मों ने भारत के सामाजिक व्यवस्था के बारे में बताया, भ्रष्टाचार, राजनीतिक व्यवस्था के बारे में बहुत अच्छी खासी डिटेल्स दी। आगे हम फिल्मों की बात भी करेंगे जिन फिल्मों ने ये सब चीज़ें दिखाई। इन फिल्मों में समाज की विभिन्न असमानताओं, जैसे लाइनों, जाति, वर्ग की असमानताओं को भी दर्शाया गया है। ठीक है, तो ये जो फिल्में बनाई गई थी 1950 के बाद, उनमें आपको देखने को मिलेगी, लाइनों को देखने को मिलेगा, जाति को देखने को मिलेगा, वर्ग जो होते हैं उनको देखने को मिलेगा, इस प्रकार की असमानताएं देखने को मिलेगी। इन फिल्मों में कुछ परिवार राष्ट्र के लिए काम करते थे, जहाँ माँ इसके गुणों का प्रतिनिधित्व करती थी और पिता अक्सर पुरातन विचारों के प्रतीक रहे, और उनकी फिल्मों में देश की भावनात्मक स्थान को उत्कृष्ट ढंग से दर्शाया गया। आप देखिए, ये जो फिल्में बनाई गई थी 1950 के बाद, उसमें अगर आप फिल्मों में देखेंगे तो आपको क्या देखने को मिलेगा कि जो परिवार है ना, वो एक प्रकार से राष्ट्र के तौर पर दिखाया गया है। ठीक है, उसमें जो माँ होती है, अगर आप पुरानी फिल्में देखेंगे तो आप उसमें जो माँ का कैरेक्टर या रोल देखेंगे, वो इतना ज़्यादा बढ़िया से दिखाया गया है कि उसमें माँ के पास बहुत सारे गुण हैं, वो बच्चों को बहुत अच्छी अच्छी बातें सिखाती है। ठीक है, समाज से रिलेटेड हर प्रकार से जो बच्चे को एक अच्छी तरह से पाला जा सकता है, वो फिल्मों में दिखाया गया था, प्रतिनिधित्व करती है। वहीं अगर पिता की बात करें तो पिता जो है वो विचारों का प्रतीक होता है, मतलब पिता के पास बहुत सारे विचार हैं। ठीक है, वो बच्चों को हमेशा एक अच्छी राह दिखाता है। ये सब फिल्मों में 1950 की फिल्मों के में दिखाया गया था। और तो और फिल्मों में भावनात्मक स्थान को उत्कृष्ट ढंग से दिखाया गया, मतलब फिल्मों को देखेंगे तो आप भावनात्मक जो आपके आप कह सकते हैं कि फीलिंग्स है, जो भावनात्मक फीलिंग्स है, वो आपको देखने को मिलेंगी। इन फिल्मों में सामाजिक दुश्मनों को एक ऐसे व्यक्ति के रूप में चित्रित किया गया जो सामाजिक समस्याओं के उपा उपशमन के लिए काम करता है। तो इन फिल्मों में जो दुश्मन दिखाया गया, जो विलन का रोल दिखाया गया, वो ऐसे रोल्स दिखाए गए हैं जो कि समाज में उस समय थे भी। ठीक है, और एक प्रकार से उस पूरे समाज के
जो विलन का रोल है वो एक विलन दिखाता था। जैसे कि आप कहें कि उसमें पुरानी फिल्मों में भ्रष्टाचारी के बारे में आपको देखने को मिलेगा, जिसमें कि एक व्यक्ति है जो कि बहुत ज़्यादा भ्रष्टाचार कर रहा है, साहूकार है जो कि अनपढ़ या फिर गरीब लोगों को लूट रहा है। तो उस समय जब 1950 के दशक था, उस समय भी इस प्रकार की व्यवस्थाएं थी। तो ये जो फिल्में हैं ये सब वो व्यवस्थाएं दिखाती थी और उनके खिलाफ लड़ाई लड़ते थे। इन फिल्मों में समाज के विभिन्न वर्गों की स्थिति व समस्याओं को विस्तृत ढंग से बताया गया था। ठीक है, तो इन फिल्मों में समाज की अलग अलग स्थिति के बारे में बताया गया था। इन फिल्मों का संगीत भी बहुत लोकप्रिय था। तो जो संगीत था 1950 के बाद की फिल्मों का वो बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हुआ। कई ऐसे गाने हुए जो कि बहुत प्रचलित हुए, जो सामाजिक संदेशों को सरलता से पहुंचाते थे। ऐसे संगीत बनाए गए थे, ऐसे गाने बनाए गए थे जो कि समाज में कोई संदेश हो गया या फिर किसी टॉपिक के ऊपर बात हो गई, तो वो जो संगीत है वो समाज तक ये संदेश पहुंचाता था। राज कपूर, महबूब खान, गुरुदत्त, बिमल रॉय जैसे कलाकारों के काम ने इन फिल्मों को न सिर्फ भारतीय सिनेमा की शानदार उपलब्धि के रूप में उभारा, बल्कि यह भारतीय समाज के नए विकास के लिए भी शुरुआत थी। ठीक है, तो ये जो कह सकते हैं कि उस समय के जो बड़े बड़े फिल्म स्टार थे उन लोगों ने इस प्रकार के रोल करा फिल्मों में कि वो फिल्में इतनी ज़्यादा प्रचलित हुई। साथ के साथ उन्होंने भारतीय सिनेमा की शानदार उपलब्धि, भारतीय सिनेमा के विकास में भी इन लोगों ने बहुत ज़्यादा योगदान दिया। इन फिल्मों के लिए एक संपूर्ण नई पीढ़ी का दर्शक जनता बना, जिसने इन फिल्मों के माध्यम से समाज में बदलाव को बढ़ावा दिया। ठीक है, तो इन फिल्मों को देखने के बाद जो भी नई पीढ़ी थी जिसने इन फिल्मों को देखा, वो समाज को अच्छा समाज बनाने के लिए क्या कर रही थी, काम करने लग गई थी। उदाहरण के तौर पर बात करें तो जो आवारा मूवी है, ये उसका आवारा मूवी का पोस्टर है। ठीक है, तो आवारा मूवी के बारे में बात करें क्योंकि आपसे एग्जाम में मूवीज़ के बारे में भी पूछा जा सकता है। तो आवारा एक 1951 की भारतीय फिल्म है जिसे दिलीप कुमार के प्रमुख भूमिका में निर्देशित किया गया था। इस फिल्म राजकुमार हिरानी द्वारा लिखी गई थी और इसे महात्मा गांधी के विचारों पर आधारित माना गया था। ठीक है, तो जो आवारा मूवी है ना, वो आप कह सकते हैं कि अपने टाइम की बहुत फेमस मूवी में से एक थी, जो कि 1951 में आई थी। ये फिल्म दिलीप कुमार के प्रमुख भूमिका, मतलब दिलीप कुमार की मेन भूमिका के रूप में दिखाया गया। साथ में यह फिल्म राजकुमार हिरानी द्वारा लिखी गई थी, मतलब फिल्म को जो स्टोरी लिखा गया था वो राजकुमार हिरानी द्वारा लिखा गया था। और इस फिल्म में जो विचार प्रस्तुत किए गए वो महात्मा गांधी के विचार थे। इस फिल्म के माध्यम से राष्ट्रीय राज्य व्यवस्था को बताने का प्रयास किया गया था। ठीक है, तो इस फिल्म के माध्यम से क्या कि उस समय राष्ट्र में, मतलब देश में किस प्रकार की व्यवस्था है, राज्यों में किस प्रकार की व्यवस्था है, ये सारी व्यवस्थाएं उस फिल्म के माध्यम से लोगों को बताने की कोशिश की गई थी। फिल्म की कहानी एक आवारा युवक, निर्देशित कर्मचारी, ठीक है, फिल्म की कहानी जो है वो एक आवारा युवक, एक यंग लड़का है, उसके बारे में है। को चरित्र के आसपास घूमती है जो गरीब, सामाजिक न्याय और व्यापारिक दलाली की समस्याओं का सामना करता है। तो जो आवारा आप ये कह सकते हैं युवक है, वो कई सारी समस्याओं को फेस करता है अपने जीवन में, जैसे गरीबी हो गई, सामाजिक न्याय हो गया, या फिर कोई व्यवसाय से रिलेटेड कोई दलील हो गई। इस प्रकार की जो समस्या है वो फेस करता है। इसे द्वारा महात्मा गांधी के सामाजिक और आर्थिक न्याय के मुद्दों पर ध्यान दिया जा सकता है। ठीक है, तो ये जो फिल्म में दिखाया गया है, इसके द्वारा आप क्या कह सकते हैं कि महात्मा गांधी के सामाजिक और आर्थिक जो न्याय है उनके मुद्दों पर ध्यान दिया जा सकता है इस फिल्म के आधार पर। फिल्म राष्ट्रीय राज्य की सामरिक और सामाजिक और आर्थिक मामलों को उजागर करने के लिए संकट का प्रतीक मानी जाती है। ठीक है, तो ये फिल्म क्या मानी जाती है, एक प्रतीक मानी जाती है जिसने समाज की राजनीतिक, सामाजिक जो और आर्थिक जो व्यवस्था है उसके बारे में लोगों को बताया। ये फिल्म को एक प्रतीक माना जाता है। इस फिल्म के माध्यम से दिखाया गया है कि राष्ट्रीय राज्य की व्यवस्था कई समस्याओं का सामना करती है और सामाजिक न्याय के मामले में कमी हो सकती है। तो इस फिल्म में क्या दिखाया गया कि जो राष्ट्रीय राज्य की जो व्यवस्था है वो कई प्रकार की समस्याओं को फेस कर रही है, जिसमें भ्रष्टाचारी हो गई, ठीक है, लोगों की घपलेबाजी हो गई, इस प्रकार की जो समस्याएं हैं वो राष्ट्रीय राज्य की व्यवस्था जो है वो फेस कर रही है। साथ के साथ सामाजिक न्याय के जो मामले हैं उनको भी दिखाया गया है, पर उनके मामलों में जो है वो कमी हो सकती है। फिल्म में गरीब और आर्थिक विषमता की समस्या उजागर की गई है, जहां आवारा युवक अपने रोजगार की तलाश में जीवन जीने की कोशिश करता है। तो फिल्म में क्या दिखाया है, गरीब और आर्थिक विषमता, गरीबों में और जो अमीर लोग हैं इनके बीच में काफ़ी बड़ी खाई को दिखाया गया है फिल्म में। अगर आप देखेंगे आवारा मूवी तो उसमें काफ़ी बड़ी खाई दिखाई गई है, लोगों के बीच में काफ़ी भेदभाव दिखाया गया है, जहाँ आवारा युवक अपने रोजगार के तलाश के लिए क्या करता है, जीवन यापन करने की कोशिश करता है। इस फिल्म में राजकुमार हिरानी द्वारा निर्देशित सीन्स दिखाए गए जहाँ राष्ट्रीय राज्य के नेताओं और अधिकारियों को करप्शन और भ्रष्टाचार के प्रदर्शित किया गया है।
ठीक है। तो इस फिल्म में जो राजकुमार हिरानी द्वारा लिखी गई थी, इस फिल्म में कई ऐसे सीन भी दिखाए गए जो कि ये दिखाते हैं कि देश में किस प्रकार भ्रष्टाचार हो रहा है, किस प्रकार लोग भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रहे हैं, जो कि भ्रष्टाचारी लोग हैं, करप्शन को भी दिखाया गया है। इसे द्वारा समाज में संघर्ष, असामाजिकता और न्याय की कमी दिखाई गई है। मतलब लोगों को न्याय बहुत कम से कम मिलता है। ठीक है, कई लोगों के जो केसेस हैं वो ऐसे बंद हो जाते हैं, उनको न्याय नहीं मिलता, उनके साथ जो गलत होता है वो गलत ही रह जाता है। ठीक है, असामाजिकता देखने को मिल जाती है, लोगों का संघर्ष देखने को मिल जाता है, लोग कितना संघर्ष कर रहे हैं अपने जीवन को चलाने के लिए। फिल्म एक संकट का प्रतीक मानी जाती है जो राष्ट्रीय राज्य के विभिन्न पहलुओं को प्रभावित करती है। तो फिल्म को क्या माना जाता है? संकट का एक प्रतीक माना जाता है। एक प्रकार से आप कह सकते हैं कि प्रतीक माना जाता है जो कि विभिन्न पहलुओं को प्रभावित करती है। आगे देखें, इस फिल्म के माध्यम से यह संदेश दिया गया कि राष्ट्रीय राज्य की सामाजिक न्याय, आर्थिक विषमता और भ्रष्टाचार जैसी समस्याओं का सामना करना होता है और उन्हें हल करने के लिए आवश्यक सुधारों की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो इस फिल्म में काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें दिखाई गई जो कि उस समय जब भारत आज़ाद हुआ था तब उस समय की व्यवस्था में थी। जैसे भ्रष्टाचार बहुत ज़्यादा से ज़्यादा हो गया। ठीक है, साथ के साथ आर्थिक विषमता है, लोगों के बीच में बहुत बड़ी खाई है, कुछ लोग बहुत ही अमीर है, कुछ लोग बहुत ही गरीब हैं। साथ के साथ समाज में ऐसी समस्याएं भी हैं जिनको लोग फेस कर रहे हैं और उनको समस्याओं को सुधार करने के लिए क्या करना चाहिए, लोगों को आगे बढ़ना चाहिए और सुधार करना ही पड़ेगा उन समस्याओं को खत्म करने के लिए। फिर आती है एक और मूवी, श्री 420, एक 1955 की भारतीय फिल्म है जिसे राज कपूर द्वारा निर्देशित किया गया था। यह फिल्म एक सामाजिक नाटक है जो भारतीय समाज की स्थिति को व्यक्त करती है। तो श्री 420 क्या है? एक सामाजिक नाटक है जो कि क्या करती है, भारतीय समाज को लोगों के सामने प्रदर्शित करती है। इस फिल्म के माध्यम से विभिन्न सामाजिक मुद्दे जैसे भ्रष्टाचार, न्याय, आर्थिक असमताओं को उजागर किया जाता है। तो बेसिकली जो उस समय जो फिल्में आई थी ना, उन फिल्मों में यही दिखाया गया था कि समाज में कितनी आर्थिक विषमताएं हैं, भ्रष्टाचार कितना ज़्यादा है, साथ के साथ लोग जो समस्याएं, सामाजिक जो समस्याएं, सामाजिक जो मुद्दे हैं, उनके बारे में ही ज़्यादा से ज़्यादा फिल्में बनाई गई थी। तो अगर आपसे कोई पूछा जाता है, क्वेश्चन पूछा जाता है किसी फिल्म से रिलेटेड, ठीक है, तो अगर आप 1950-60 के दशक के आसपास की अगर आपको बताया कि वो फिल्म है, तो आप उसमें ये मुद्दों के बारे में बता सकते हैं। फिर आगे बढ़ें। फिल्म की कहानी में मुख्य किरदार राजू, जिसे राज कपूर ने निभाया है, एक आम आदमी है जो शहर में अपने सपनों को पूरा करने के लिए आता है। यह फिल्म उसकी जीवन यात्रा पर ध्यान केंद्रित करती है जो समाज की स्थिति का उजागर करती है, जहां भ्रष्टाचार, आर्थिक विषमता और समस्याओं का प्रमुख होती है। ठीक है, तो जो मेन कलाकार है या जो मेन एक्टर है वो है राजू, जो जिसको किसके द्वारा, राज कपूर के द्वारा रोल प्ले किया है। राज कपूर के द्वारा ये रोल प्ले किया गया था। और ये एक आम आदमी जो कि एक शहर में आता है अपने सपनों को पूरा करने के लिए, परंतु शहर में वो देखता है कि हर तरफ भ्रष्टाचार है, हर तरफ मारामारी है, आर्थिक विषमता बहुत ज़्यादा है। ठीक है, समाज में ऐसे ऐसे समस्याएं हैं जो लोगों ने फेस कर रहे हैं प्रतिदिन दैनिक जीवन में, वो लोग समस्याओं को फेस कर रहे हैं। तो इस प्रकार की चीज़ें वो समाज में देखता है जब वो शहर आता है। फिल्म में विभिन्न दृश्यों के माध्यम से यह दिखाया जाता है कि राजू का सामाजिक यात्रा पुलिस अधिकारी, सरकारी कर्मचारियों और नेताओं की भ्रष्टाचार से भरी दुनिया के साथ भिन्न होता है। ठीक है, तो ये दिखाया गया फिल्म में कि जो राजू का सामाजिक यात्रा है, मतलब एक प्रकार से राजू का जो जीवन है ना, वो शहर में आने के बाद उसे पता चला कि शहर में कितनी सारी चीज़ें चल रही हैं, जैसे कि पुलिस अधिकारी के साथ उसके काम हो गए या फिर सरकारी कर्मचारी या नेताओं के द्वारा किया गया भ्रष्टाचार से भरी हुई है पूरी की पूरी दुनिया, इन सब चीज़ों से भरी हुई है, करप्शन बहुत ज़्यादा है। तो ये सब उसने देखा और उसका जो रास्ता था ना अपने सपनों को पूरा करने का, वो इन चीज़ों से टोटली अलग था। आगे बढ़े। इसके अलावा फिल्म श्री 420 में समाज की न्याय की कमी, मतलब समाज में जो न्याय प्राप्त करने की क्षमता है वो बहुत कम है। व्यापारिक दलाली और आर्थिक असमानताओं के मुद्दे भी दिखाए गए थे। ठीक है, व्यापार में दलाली को दिखाया गया कि व्यापारी लोग दलाली बहुत करते थे उस समय। ठीक है, या फिर आर्थिक असमानता होगी, ये सब मुद्दे उसमें दिखाए गए थे। राजू जैसे मुख्य पात्र को आर्थिक संकट का सामना करना पड़ता है और वह उच्च वर्गीय लोगों द्वारा शोषित और अपमानित होता है। तो राजू के द्वारा क्या होता है कि उसको आर्थिक संकट, मतलब धन से रिलेटेड उसके पास कोई प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है, उसको वो फेस करता है। साथ में अमीर जो वर्ग के लोग हैं उन लोगों के द्वारा उसको अपमानित किया जाता है, मतलब शर्मिंदा किया जाता है। वह एक व्यापारिक दलाल के चक्कर में फंस जाता है और वो दलाल उसे क्या देता है, धोखा दे देता है। इसके अलावा फिल्म में दिखाया जाता है कि अमीर व्यक्तियों द्वारा किए जाने वाले आपातकालीन कर्मों के कारण गरीब लोग परेशान होते हैं और समाज में न्याय की भी कमी होती है। ठीक, उसमें यह भी दिखाया गया फिल्म में कि अमीर लोगों के द्वारा कुछ ऐसे काम किए जाते हैं जिससे गरीब लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान होते हैं, समस्याओं को फेस करते हैं और अंत में उन्हें न्याय भी नहीं मिल पाता। फिल्म में भ्रष्टाचार, धोखाधड़ी और अन्य अनैतिकताओं
भी दिखाई गई है जो समाज के न्याय प्रणाली को प्रभावित करती है। तो फिल्म में क्या दिखाया गया, भ्रष्टाचार बहुत बड़े स्तर पर दिखाया गया है, लोगों के द्वारा एक दूसरे को धोखाधड़ी दे देना, धोखाधड़ी करना, ये बहुत दिखाया गया। साथ में अनैतिकता, मतलब लोगों के साथ अच्छा करने के बजाय उनके साथ गलत करना, ये सब दिखाया गया। और जो कि समाज में न्याय की जो प्रणाली है उसको बहुत बड़े स्तर पर प्रभावित करता है, लोगों को न्याय अधिक से अधिक नहीं मिल पाता। यह फिल्म एक आम आदमी की कठिनाइयाँ और उनके संघर्ष को दर्शाती है, जिससे समाज की स्थिति और उसमें मौजूद सामाजिक और आर्थिक असमानताएं प्रकट होती है। तो ये फिल्म का है, आम आदमी के जीवन को दिखाती है जिसमें वो बहुत सारी कठिनाइयों को फेस करता है। ये गुरुदत्त और मधुबाला मिस्टर एंड मिसेस 55, इस फिल्म के बारे में बात करते हैं। मिस्टर एंड मिसेस 55 फिल्म के द्वारा समाज में महिलाओं की स्थिति और समय के साथ साथ स्थिति में विकास के बारे में बताया गया। तो मिस्टर एंड मिसेस जो 55 मूवी है, मिस्टर एंड मिसेस 55 मूवी है, उसको अगर आप देखेंगे तो उसमें आपको देखने को मिलेगा कि समाज में महिलाओं की क्या स्थिति थी, ठीक है, और समय के साथ साथ किस प्रकार स्थिति में विकास हो रहा है, मतलब किस प्रकार जो महिलाएं हैं वो अपना विकास कर रही हैं, उनके कपड़ों से लेकर उनके बोल चाल, उनके रहन सहन में क्या हो रहा है, बदलाव देखने को मिल रहा है। फिल्म में दिखाया गया है कि लड़कियों की शादी नहीं करनी चाहती, सॉरी, इसमें फिल्म में दिखाया गया है मेलनी की एक लड़की है जो कि शादी नहीं करना चाहती व्यक्ति से, परंतु शादी करने के बाद वो लड़की अपनी वेशभूषा, मतलब टोटली अपना जो प्रेजेंस है वो पूरी तरह से चेंज कर देती है, वेशभूषा को पूरी तरह से बदल लेती है और अब उसकी स्वतंत्रता सीमित नहीं रह गई है, ठीक है। शादी से पहले क्या था, उसकी जो फ्रीडम थी, स्वतंत्रता थी, वो सीमित थी, वो कुछ ही काम तक कर पाती थी, परंतु शादी के बाद वो कम्प्लीटली फ्रीडम फ्री हो गई। इस फिल्म में दोनों वित्तीय रूप से जिम्मेदारियों को साझा करते हैं और फिल्म में यह भी दिखाया गया है कि कार्यस्थल पर किस प्रकार महिलाओं के साथ अनुचित उत्पीड़न होता है। तो फिल्म में यह भी दिखाया गया है कि पति पत्नी जो है वो जो वित्तीय पैसों से रिलेटेड जो भी समस्याएं हैं, पैसों से रिलेटेड जो भी काम है, ठीक है, उन सबको जिम्मेदारियों को उठाते हैं। साथ के साथ ये भी दिखाया गया कि किस प्रकार जहाँ पे महिलाएं काम करती हैं अपने कार्यस्थल पर, वहाँ पे उनके साथ उत्पीड़न होता है, किस प्रकार उनको पसंद किया जाता है। तो ये सब फिल्मों में दिखाया गया था। मदर इंडिया एक मूवी है, बहुत ही ज़्यादा फेमस है। मदर इंडिया भारतीय सिनेमा की एक प्रमुख और महत्वपूर्ण फिल्म है जो कि 1957 में रिलीज हुई थी। इस फिल्म का निर्माण महबूब खान ने किया और महादेवी वर्मा द्वारा लिखी गई कविता राष्ट्रीय गीत पर आधारित है, ठीक है। तो मदर इंडिया जो मूवी है वो 1957 में आई थी, जिसको किसके द्वारा लिखा गया था, महबूब खान के द्वारा लिखा गया था, सॉरी, उसका निर्माण किया गया था, बनाया गया था महबूब खान के द्वारा, और महादेवी वर्मा के द्वारा एक कविता लिखी गई थी राष्ट्रीय गीत, उस पर यह फिल्म आधारित है। यह फिल्म एक इंडियन एपिक ड्रामा है जो समाज, परिवार और राष्ट्र की व्यवस्था को दर्शाती है। तो आप कह सकते हैं कि अगर आपको भारतीय मेलोड्रामा देखना है, इंडियन मेलोड्रामा देखना है इंडियन सिनेमा का, तो आप मदर इंडिया मूवी जरूर देखें। उसमें आपको बहुत सारा मेलोड्रामा देखने को मिलेगा, ठीक है, बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें आपको देखने को मिलेगी, समाज के बारे में आपको जानने को मिलेगा इस फिल्म के द्वारा। तो ये मदर इंडिया का एक पोस्टर है, मदर इंडिया। आगे बढ़े। मदर इंडिया की कहानी एक गांव की लड़की राधा है कि जीवन यात्रा पर आधारित है, मतलब गांव की जो एक लड़की है, महिला है, उसके जीवन के ऊपर ये कहानी आधारित करती है। वह एक माँ, पत्नी, मजदूर होने के साथ साथ एक समाज में सेविका भी है। फिल्म दर्शकों को राधा के जीवन की कठिनाइयाँ, संघर्ष और समस्याओं को दिखाते हैं, जहां उन्हें समाज, परिवार और राष्ट्रीय व्यवस्था को अन्याय भूमिकाओं के साथ निपटाना होता है। तो उसमें क्या दिखाया गया, राधा की आप कह सकते हैं कि जर्नी दिखाई गई है, उसने कितनी प्रॉब्लम्स फेस करी एक माँ बनने के तौर पे, ठीक है, एक पत्नी बनने के तौर पर, एक समाज में सेविका बनने के तौर पर उसने किस किस प्रकार की जो समस्याएं हैं वो फेस करी थी। तो इन सब के बारे में क्या है, मदर इंडिया मूवी में दिखाया गया है। यह फिल्म एक सामाजिक संदेश भी प्रस्तुत करती है, जहां सामाजिक न्याय, महिलाएं सशक्तिकरण, गरीबी की जंग और देशभक्ति जैसे मुद्दे उठाए जाते हैं। राधा के माध्यम से फिल्म दर्शकों को समझाती है कि कैसे एकल महिला अपने परिवार और समाज के लिए लड़ते हुए आत्मनिर्भरता, संघर्ष और संपूर्ण की मिसाल बन सकती है। तो मेलनी में एक जो फिल्म बनाई गई थी मदर इंडिया, उसमें एक संदेश दिया गया था, संदेश प्रस्तुत किया गया था कि जहाँ समाज में एक साइड, समाज में आप अगर एक तरफ देखेंगे, अगर एक पहलू देखेंगे जहाँ पे सामाजिक न्याय हो गया, महिला सशक्तिकरण, महिलाओं की व्यवस्था को अच्छा करने के लिए काम, गरीबी की जंग, गरीबी से हटने के लिए जंग की जा रही है और देशभक्ति जैसे कोई मुद्दा उठाया जा रहा है, वहीं एक तरफ राधा की फिल्म में, उस मदर इंडिया फिल्म में दिखाया गया, राधा के माध्यम से ये दिखाया गया कि किस प्रकार एक माँ जो अकेली एक महिला है, ठीक है, मतलब एकल महिला अपने परिवार, समाज के लिए लड़ते हुए आत्मनिर्भर, संघर्ष और संपूर्ण मिसाल बन सकती है। मतलब वो अपने आप आत्मनिर्भर हो सकती है, ठीक है, संघर्ष कर सकती है पूरे समाज से और संपूर्ण रूप से क्या बन सकती है,
मिसाल बन सकती है। इसके अलावा मदर इंडिया फिल्म व्यापारिक दलील, ग्रामीण जीवन की कठिनाइयाँ और कृषि क्षेत्र में किसानों के सामरिक आंदोलन को भी दिखाती है। तो मदर इंडिया फिल्म में आपको देखने को मिलेगा कि किस प्रकार जो साहूकार थे वो लोगों को किस प्रकार उत्पीड़न करते थे, उनके साथ किस प्रकार उनकी जमीन छीन लिया करते थे। तो ये सब आपको मदर इंडिया फिल्म में देखने को मिल जाएगा। यह फिल्म एक उदाहरण है जो भारतीय सिनेमा और सामाजिक मुद्दों को उठाने और सामाजिक परिवर्तन की आवाज़ बुलंद करने के लिए एक महत्वपूर्ण योगदान बन गई। तो ठीक है, तो ये एक फिल्म क्या बन गई थी, एक प्रतीक बन गई थी जो कि उस समय भारतीय समाज के बारे में, ठीक है, समाज में परिवर्तन आ रहा है उसके बारे में, और समाज में किसानों के साथ जो धोखाधड़ी हो रही है, उत्पीड़न हो रहा है, इन सब के बारे में ये मदर इंडिया फिल्म बताती है। मदर इंडिया का केंद्रीय पात्र राधा को पवित्र पत्नी, आदर्श माँ और बाद में पूरे गाँव के आदर्श माँ के रूप में भूमिका दिखाई गई है। ठीक है, तो मदर इंडिया फिल्म में एक आदर्शवादी पत्नी का रोल प्ले करती है कौन, राधा। वहीं एक अच्छी माँ, आदर्श माँ का रोल भी प्ले करती है। साथ के साथ वो बाद में फिल्म के अंत होने तक वो एक अपने गांव में भी एक आदर्श माँ के रूप में जानी जाती है, क्योंकि एक माँ अपने पसंदीदा बेटे बिरजू की रक्षा करनी चाहिए या साहूकार की बेटी का अपहरण करने वाले समुदाय को मारना चाहिए। राधा अपहरणकर्ता को मारने का चयन करती है और पूरे गांव में देवी माँ के रूप में पूजी जाती है। ठीक है, तो उस फिल्म को आप देखेंगे तो आप समझेंगे कि जो बिरजू है वो साहूकार, जिसने उनकी फैमिली के साथ उत्पीड़न करा, उनकी फैमिली की जमीन छीन ली, उस साहूकार की बेटी को उठा कर ले जाता है बिरजू। तो यहाँ पे उस माँ के पास दो चॉइस है, या तो वो अपने बेटे को छोड़ दे या फिर अपने बेटे को मार दे और उसकी बेटी जो है उनको छुड़ा लिया जाए। तो माँ जो होती है वो गलत जो राह है उसको नहीं चुनती और सही राह को चुनती है और अपने बेटे को गोली मार देती है। इस फिल्म इस प्रकार से दिखाया गया है। और माँ को क्या, माँ देवी माँ के रूप में पूरे गांव में पूजी जाती है। फिर आती है 2 बीघा जमीन, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फिल्म। 2 बीघा जमीन एक भारतीय समाज की क्लासिक फिल्म है जो 1953 में रिलीज हुई थी। इस फिल्म का निर्माण बिमल रॉय ने किया था, नीतीश लिहेर द्वारा निर्देशित की गई थी। तो जो 2 बीघा जमीन है ये भी भारतीय सिनेमा के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि 1953 में आई थी और किसके द्वारा, बिमल रॉय के द्वारा निर्माण किया गया था और नीतीश लहरी द्वारा इसका निर्देशन किया गया था। यह फिल्म एक समाजशास्त्री और राष्ट्रीय व्यवस्था की कठिनाइयों को दर्शाती है। यह फिल्म क्या दिखाती है, समाजशास्त्री, समाज व्यवस्था के बारे में बताती है और साथ के साथ राष्ट्रीय व्यवस्था के बारे में भी बताती है और कौन कौन सी कठिनाइयाँ राष्ट्रीय व्यवस्था फेस कर रही है उसके बारे में भी हमें डिटेल देती है। और गरीबी, खुददार किसान और परेशानियों और व्यापारिक उत्पीड़न के मुद्दों के ऊपर भी हमारा ध्यान केंद्रित करती है। फिल्म की कहानी एक गरीब किसान शंभू महत्रा के जीवन के चारों ओर घूमती है। तो फिल्म जो 2 बीघा जमीन है उसमें जो मेन कहानी है वो एक किसान है शंभू, उसके पूरे के पूरे जीवन के इधर उधर घूमती है। शंभू के पास 2 बीघा जमीन होती है, लेकिन उसे धर्मेश ठेकेदार के आदेश पर अपनी जमीन बेचनी पड़ती है ताकि वह अपने कर्ज को चुकता कर सके। तो जो शंभू होता है उसके पास 2 बीघा जमीन होती है, परंतु जो ठेकेदार होता है गांव का, उसके कहने पर वो जमीन बेचनी पड़ती है क्योंकि उसको अपना जो कर्ज है, जो उसके उस सर पे कर्ज था, उस कर्ज को चुकाना था। वो अपनी जमीन को बेच देता है। फिल्म में दर्शाए गए शीर्षों के बावजूद शंभू अपने मानसिकता, ईमानदारी और व्यक्तिगत गरिमा से संघर्ष करता है। तो शंभू है, उसकी लाइफ में जो स्ट्रगल्स हैं उसके बारे में ये फिल्म बताई गई है। फिल्म 2 बीघा जमीन गरीबी उत्पीड़न, समाज शास्त्रीय संघर्ष और समाज की न्याय व्यवस्था को दर्शाती है। तो 2 बीघा जमीन में आपको गरीबी देखने को मिलेगी, उत्पीड़न लोगों के साथ किस प्रकार होता है, समाज शास्त्र संघर्ष मतलब समाज में लोग किस प्रकार संघर्ष कर रहे हैं, और साथ में समाज में न्याय व्यवस्था किस प्रकार की है। इन सब चीज़ों को आप अगर देखना चाहते हैं तो आप 2 बीघा जमीन में ये सब देख सकते हैं। इसके माध्यम से यह फिल्म आम जनता के मुद्दों को प्रकट करती है। ठीक है, तो ये जो फिल्म है 2 बीघा जमीन, ये आम जनता के जो संकट है उनको प्रदर्शित करती है, उन्हें सोचने पर प्रेरित करती है कि कैसे समाजशास्त्री और राष्ट्रीय व्यवस्थाएं सुधारी जा सकती हैं और गरीबों को दूर किया जा सकता है। तो ये जो फिल्में हैं ये लोगों को एक आइडिया देती हैं कि किस प्रकार हम अपने समाज की जो व्यवस्था है उसको और अच्छा कर सकते हैं। ठीक है, साथ के साथ जो गरीबी में लोग हैं उनको किस प्रकार गरीबी से बाहर निकाल सकते हैं। फिल्म में जहाँ एक और शंभू अपने जीवन यापन के लिए विभिन्न प्रकार के काम करता है, जैसे रिक्शा चालक और कुली जैसे पीछे में शामिल हो, वहीं दूसरी ओर उसकी पत्नी दुर्घटना का शिकार हो जाती है। तो फिल्म का जो मेन शीर्षक है या मेन कलाकार है शंभू, वो अपने जीवन यापन करने के लिए अलग अलग प्रकार के काम करता है। रिक्शा चलाना हो गया, कोई सामान ढोना हो गया, कुली के जैसे, ठीक है, इस प्रकार के काम करता है। वहीं उसकी जो बीवी होती है मतलब पत्नी होती है वो एक दुर्घटना का शिकार हो जाती है और उनका बेटा माता पिता के आर्थिक रूप से, मतलब जो उनका बेटा होता है शंभू और उनकी बीवी का जो बेटा होता है वो माता पिता की आर्थिक रूप से हेल्प करने के लिए क्या करता है, जेब कतरा बन जाता है।
फिल्म के अंत में नायक के गांव में लौटने के साथ होती है। फिल्म का जो अंत है वो हीरो जब अपने गांव में रिटर्न आता है तब खत्म होती है फिल्म, जब उसे अपनी ज़मीन से एक मुट्ठी मिट्टी लेने से रोक दिया जाता है। तो जब वो अपने गांव आता है और जब वो अपनी 2 बीघा ज़मीन में से मतलब एक मुट्ठी मिट्टी ले रहा होता है अपनी ज़मीन की, तो उसे इसके लिए भी रोक दिया जाता है। इस फिल्म में नायक का मातृभूमि से बिछड़ना दिखाया गया है। ठीक है, तो इस फिल्म में क्या दिखाया गया है कि एक व्यक्ति जो कि जिसके लिए उसके खेत, उसकी मातृभूमि सब कुछ थी, उस ज़मीन बेचने के बाद उसे कहीं और जाना पड़ा। और दिखाया गया है कि किस प्रकार प्रकार गाय के पढ़े लिखे और अमीर लोग, सॉरी, गांव के पढ़े लिखे अमीर लोग अनपढ़ लोगों का शोषण करते हैं। ठीक है, तो गांव के जो पढ़े लिखे और अमीर लोग हैं ना, वो किस प्रकार गांव के जो अनपढ़ लोग हो गए जिनको ज़्यादा चीज़ें पसंद नहीं है उनका शोषण करते हैं, उनका यूज़ उठाते हैं। हिंदी सिनेमा में स्वर्ण अर्धशतक के दौरान नेहरूवादी राष्ट्रवादी के विभिन्न पहलुओं का वर्णन किया गया है। तो हिंदी सिनेमा के दौरान जो अर्धशतक, जो हम स्वर्ण अर्धशतक का दौर था, इस दौरान में क्या हुआ, नेहरूवादी राष्ट्रवाद का भी काफ़ी ज़्यादा प्रचलन था। जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में भारतीय राष्ट्र कांग्रेस ने एक विकसित और समृद्ध भारत की स्थापना करने के लिए विभिन्न योजनाओं और नीतियों को प्रस्तावित किया था। तो जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में क्या किया गया, कई सारी ऐसी स्कीम्स लाई गई जो कि भारत का विकास करेंगी। ठीक है, भारत को समृद्ध बनाएंगी। इस दौरान हिंदी सिनेमा में भी इस राष्ट्रवादी धारणा को प्रतिष्ठित करने का प्रयास किया गया था। हिंदी सिनेमा में भी जो भारतीय समाज है उसको अच्छे से अच्छा दिखाने का क्या करेगी थी, कोशिश की गई थी। आगे देखें, इस युग में फिल्मों में राष्ट्रीय भावनाएं, देशभक्ति और सामाजिक सुधार के मुद्दे महत्वपूर्ण थे। तो जो फिल्म का दशक था, इस फिल्म के दशक के दौरान क्या उस समय आप कह सकते हैं कि फिल्मों में देशभक्ति बहुत ज़्यादा देखने को मिलती, सामाजिक सुधार के लिए लोग जो मुद्दे थे उनके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा बात करी जाती थी। मतलब ऐसे मुद्दे जिनको लोगों को डायरेक्टली जाके नहीं बताया जा सकता, उनको फिल्म के द्वारा वो मुद्दे दिखाए जाते थे। फिल्मों में राष्ट्रीय स्वाधीनता, समलम्बन, सामाजिक न्याय के प्रमुख तत्व के रूप में पेश किया गया। इस दौरान बहुत सारे फिल्में नेहरूवादी राष्ट्र की महत्वपूर्ण मुद्दे की ओर ध्यान भी केंद्रित करते थे, जैसे देश की गरीबी, शिक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक न्याय के मुद्दे। तो कई ऐसी फिल्में भी बनाई गई थी जो कि कई ऐसे मुद्दों पे बात करती थी जिसके ऊपर कोई भी बात नहीं करता था उस समय, जैसे कि देश की गरीबी हो गई, शिक्षा हो गई, या फिर स्वास्थ्य से रिलेटेड कोई मुद्दा हो गया। इनके ऊपर भी फिल्में बनाई गई और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जागरूक किया गया था। इन फिल्मों में सामाजिक परिवर्तन के लिए नेहरू की सोच, आधारभूत अधिकारों की प्रोत्साहन, गरीबों के खिलाफ लड़ाई और देश के विकास के प्रतीक के रूप में प्रदर्शित किया गया था। ठीक है, तो इस फिल्म में क्या होता है, सामाजिक परिवर्तन के लिए नेहरू जी की सोच, जवाहरलाल नेहरू की जो सोच थी समाज में परिवर्तन लाने के लिए, ये सब इन फिल्मों में दर्शाया गया था। जैसे कि देश के विकास के रूप में देश के विकास के प्रतीक के रूप में प्रदर्शित करना, कि ऐसी फिल्में जो कि देश के विकास में भी काम आई, वो प्रतीक बनी देश के लिए, ऐसी फिल्मों को भी प्रदर्शित करना। यह फिल्म स्वतंत्रता के आदर्शों को बढ़ावा देने, राष्ट्रीय अभिवृद्धि के लिए लोगों को प्रेरित करने और सामाजिक न्याय की मांग को पूरा करने का प्रयास करती है।